नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। आज बात उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से अखिलेश यादव की। सन 2022 से 2024 के बीच में अखिलेश यादव ने क्या गंवाया और क्या पाया। 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए तो उससे पहले अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कई छोटी छोटी पार्टियों या जिन्हें आप आंचलिक दल कह सकते हैं उनके साथ समझौता किया। उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके साथ जयंत चौधरी थे, यानी राष्ट्रीय लोकदल के बड़े चेहरों में, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर थे। दो नेताओं को उनकी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से तोड़ा और वो भ्रम में उनके साथ गए या जानबूझकर गए, जो भी हो। तो उनमें से एक नाम था दारा सिंह चौहान का और दूसरा नाम था स्वामी प्रसाद मौर्य का। तो दारा सिंह चौहान तो खैर उतना बड़ा नाम नहीं था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा नाम था। तो तीन बड़े नाम, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य, ये तीन बड़े नाम उनके साथ थे। इसके अलावा अपना दल, चूंकि उसमें दो है अपना दल, एक अनुप्रिया पटेल का है और एक उनकी माँ कृष्णा पटेल का है। कृष्णा पटेल के साथ उनकी बहन पल्लवी पटेल है। तो अपना दल कमेरावादी, जो पल्लवी पटेल या कृष्णा पटेल का दल है, उसके साथ उन्होंने गठबंधन किया। और कुछ बहुत छोटे दल थे जिनके साथ उन्होंने समझौता किया, सीट शेयरिंग की या कुछ और समझौते किए होंगे। तो इन सब लोगों ने मिल करके विधानसभा का चुनाव लड़ा। जब इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो जो एंटी बीजेपी वोट है उसका सबसे बड़ा हिस्सा वो गया समाजवादी पार्टी के साथ में। समाजवादी पार्टी का अपना एक वोट बैंक काफी समय से रहा है, जो लगभग 20-21% के आसपास हो जाता है जाकर के। लेकिन जो उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में, 2022 के विधानसभा चुनाव में जो उनको वोट मिला, वह लगभग 33% के आसपास था। और इस 33% में जो ये अभी मैंने बड़े नाम बताए, इन बड़े नामों का बहुत बड़ा सहयोग था। इन लोगों के साथ मिल करके उनको 33% वोट मिला। यद्यपि वो पीछे रह गए करीब 10% मतों से भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन फिर भी उनकी जो विधानसभा सीटों की संख्या थी वह काफी अच्छी मात्रा में आ गई। उनके पास लगभग 110 से 111 विधानसभा सीटें उनकी पार्टी को मिली। उसके बाद से या तो आप यूं कह सकते हैं कि उनके अंदर एक घमंड आ गया या मतिभ्रम हो गया, जो भी आप कह लें। उसके बाद उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ जिस तरह का व्यवहार शुरू किया, उस व्यवहार में बहुत सारे नेता उनके नाराज हो गए। नाराज होने वालों में सबसे पहला नाम था आजम खान का, जो कि उनकी पार्टी में महासचिव हैं। और उनकी नाराजगी का कारण पर्सनल था। उनकी नाराजगी का कारण यह था कि जब से उनको जेल हुई थी या उन्हें विभिन्न आरोपों में अरेस्ट किया गया, उसके बाद से समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता से मतलब आ, मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव, इन लोगों ने उनकी कोई खैर खबर नहीं ली। तो ये उनकी नाराजगी का एक बड़ा कारण था। यद्यपि उस समय पर शिवपाल सिंह उनसे मिलने गए, लेकिन तब शिवपाल सिंह समाजवादी पार्टी में नहीं थे, उन्होंने अपना एक अलग दल बनाया हुआ था। तो आजम खान की नाराजगी का कारण वह था। चुनाव के तुरंत बाद जो शायद केशव मौर्य नाम है उनका, तो वो उनका अपना एक दल है,
तो उनके साथ उनका खटपट हुआ। सुनने में तमाम तरह की बातें आई। यह पता चला कि उस खटपट के बाद अखिलेश यादव ने उनको एक गाड़ी दी थी चुनाव के समय पर। उन्होंने अपनी गाड़ी वापस मंगवा ली। मतलब इस तरह की हरकतें राजनीति में बहुत ही घातक होती हैं। फिर धीरे धीरे उनका मनमुटाव शुरू हुआ ओम प्रकाश राजभर से। ओम प्रकाश राजभर ने पहले तो सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना करनी शुरू की और बाद में वह गठबंधन छोड़कर चले गए। ओम प्रकाश राजभर के जो विधायक जीते थे, मेरे ख्याल से 8 विधायक उनके जीते थे, उसमें से 1 या 2 विधायक समाजवादी पार्टी के थे, जो ओम प्रकाश राजभर के की पार्टी की जो सुभासपा है उसके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर छोड़कर चले गए। इसके बाद जो दारा सिंह चौहान है, जो 2 बड़े चेहरे भाजपा से निकलकर गए थे समाजवादी पार्टी में, उनमें एक दारा सिंह चौहान थे और दूसरे स्वामी प्रसाद मौर्य। तो दारा सिंह चौहान तो अपना चुनाव जीत गए थे, लेकिन चूंकि ये लोग एक अलग मिट्टी के बने लोग हैं, इनके अंदर इस बात की क्षमता नहीं है कि ये राजनीति में रहें और विपक्ष में रहें। ये राजनीति में हमेशा सत्ता के साथ रहना चाहते हैं और सत्ता के साथ रहने का उनका कारण होता है उनकी कमाई। ये बेहद भ्रष्ट लोग हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो दारा सिंह हो। और जहाँ तक स्वामी प्रसाद की बात है, तो स्वामी प्रसाद का तो मतलब ऐसा कोई स्पष्ट उदाहरण मतलब जानकारी नहीं है कि भ्रष्टाचार में वो कितने लिप्त हैं, लेकिन जिस तरह की उनकी हरकतें रहती हैं, जिस तरह से वो बार बार पार्टी बदला करते हैं, तो उसमें मतलब इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो भी कोई बहुत अच्छे राजनेता नैतिक रूप से नहीं है। तो दारा सिंह चौहान घोसी से चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद 1 साल में उनका समाजवादी पार्टी से मोह भंग हुआ। उसके पीछे के कारण मुझे नहीं पता है, लेकिन जो सामने से दिख रहा था वह था उनका सत्ता में सम्मिलित होना। तो वो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर के और विधानसभा से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी में वापस सम्मिलित हो गए। फिर नाराजगी शुरू हुई स्वामी प्रसाद मौर्य की। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो नुकसान समाजवादी पार्टी को पहुंचाया, उसका आकलन करना समाजवादी पार्टी के लिए कठिन है। यदि समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य बने रहते तो हो सकता है कि वह नुकसान उतना बड़ा ना होता, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी छोड़ करके स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, उससे निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। विधानसभा चुनाव में तो स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचा पाए, लेकिन 2024 आते आते उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी की, जिस तरह से उन्होंने रामचरितमानस का, हिंदू देवी देवताओं का, हिंदुत्व का अपमान किया, उससे समाजवादी पार्टी को एक बड़ा नुकसान हुआ। उनके पार्टी में रहने से यह नुकसान बच सकता था, तो उसके बचने का उपाय यही था कि जो एक वर्ग उत्पन्न हुआ है समाज में, जिसे नवबौद्ध कहा जाता है, या जो एक एथिस्ट वर्ग है, वह है स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों से खुश होकर के समाजवादी पार्टी के साथ कुछ हद तक जुड़ सकता था। यदि बहुत बड़ी मात्रा में नहीं जुड़ता, लेकिन कुछ हद तक उसके जुड़ने की संभावना थी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जमकर अनर्गल बयानबाजी करी और अखिलेश यादव ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ा। जो सवर्ण मतदाता, जो भी बहुत थोड़ी मात्रा में ही सही, लेकिन जो भी जिसमें से खास तौर से ब्राह्मण था, जो ब्राह्मण मतदाता समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था, वह उससे बहुत ज्यादा पीड़ित हुआ, या यूं कह लें कि क्रोधित हुआ। और उसमें से एक बड़ा वर्ग या बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी से छिटक गया। अब इतने कम समय में
अखिलेश यादव उसको अपने साथ जोड़ लें, इसकी संभावना कम है। हाँ, अगर अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर किया होता तो शायद वह वर्ग जुड़ा रहता समाजवादी पार्टी से, लेकिन फिलहाल उसको जोड़ना थोड़ा कठिन होगा। अब अभी हाल में जो घटनाएं हुई हैं वह हुई है राज्यसभा चुनाव को लेकर के। राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा देने के बाद 3 सीटों पर जिन पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती थी, उनमें से 2 पर एलिट क्लास के लोगों को खड़ा किया, जिनका राजनीति में कोई विशेष योगदान नहीं है और ना ही वह राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। उससे पार्टी की में बहुत सारे विधायकों में असंतोष है, जिसमें से आवाज तो केवल एक ही मुखर हुई पल्लवी पटेल की। पल्लवी पटेल जो कि टेक्निकली समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, भले ही उनका अपना एक दल है, लेकिन चूंकि वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, इसलिए वो समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं किसी बच्चन या रंजन को वोट नहीं करूंगी। तो इसका मतलब ये है कि वो नाराज हैं। बताया जाता है कि वो शायद अपनी माँ के लिए उम्मीद कर रही थी कि कृष्णा पटेल को समाजवादी पार्टी राज्यसभा का उम्मीदवार बनाएगी। तो एक तो ये नहीं हुआ। दूसरा, जो 3 उम्मीदवार खड़े किए गए उनमें से एक रामजी लाल सुमन को छोड़ दें, जो कि दलित वर्ग से आते हैं, बाकी दोनों जो उम्मीदवार हैं वह पहले तो सवर्ण वर्ग से आते हैं और सवर्ण में भी दोनों ही एलिट क्लास से आते हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत कठिन है जो राजनीति गरीबों के नाम पर, शोषितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, दलितों के नाम पर करते हैं। अगर ये उम्मीदवार सवर्ण भी होते, समाजवादी पार्टी से जुड़े पुराने लोग होते, जिनका राजनीति में कोई योगदान होता, तो इस तरह का शायद विद्रोह नहीं होता, लेकिन हुआ। और इसी को आधार बनाकर स्वामी प्रसाद मौर्य भी चले गए। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य को जाना ही था। जिस तरह से अखिलेश ने बीच में कहा था कि किसी भी धर्म के प्रति किसी को भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उसके बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते रहे, तो इसका मतलब सीधा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जाना ही था। दूसरा, स्वामी प्रसाद मौर्य उम्मीद कर रहे थे कि उनकी जो बेटी हैं बदायूं से सांसद, तो उनके लिए बदायूं सीट छोड़ेगी सपा, लेकिन सपा ने वहां से पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट दे दिया और अभी कल उसको चेंज करके वह टिकट जो है शिवपाल यादव को दे दिया। तो वो उनको पहले ही समझ में आ गया था कि समाजवादी पार्टी जो है उनकी बेटी को टिकट नहीं देने वाली है, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। तो संघमित्रा को तो टिकट दिया नहीं उन्होंने, और उससे भी बड़ी बात यह है कि संघमित्रा लगातार कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में हूं और बीजेपी में ही रहूंगी। तो आगे देखिए क्या होता है। 2 लोग और, जिनमें से जयंत चौधरी, बताया जाता है जयंत चौधरी वो इस बात को लेकर के उनसे नाराज हो गए कि उन्होंने जो 7 सीटें आरएलडी को लड़ने के लिए दी थी, उनमें से 3 सीटों पर वह अपने प्रत्याशी लड़ना चाह रहे थे। उनका कहना यह था कि 7 सीटों पर आपके सिंबल से लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनमें से 3 लोग हमारे होंगे। सिंबल आरएलडी का होगा और कैंडिडेट सपा का होगा। और इसको लेकर के शायद कोई पैंच फंसा और जयंत चौधरी ने, एक तरह से जयंत चौधरी ने गठबंधन तोड़ दिया, या यूं कह लें कि वो गठबंधन से बाहर आ गए, उनको वो शर्त मंजूर नहीं हुई। अभी हाल में 2-3 दिन के अंदर उनका एक और बड़ा चेहरा, वह भी पार्टी महासचिव थे, सलीम शेरवानी, वह भी राज्यसभा सांसद रहे हैं। तो वो नाराज हो गए। वो शायद अपने लिए टिकट की उम्मीद कर रहे होंगे या जो भी हो, लेकिन बहाना उनको भी वही पीडीए का मिला कि भाई ना तो आपने किसी अल्पसंख्यक को टिकट दिया, ना किसी पिछड़े को टिकट दिया, और केवल एक दलित को टिकट दिया है। तो ये चीज़ जो है राजनीतिक दृष्टि से थोड़ी हमारे ऊपर भारी पड़ रही है। तो अगर आप इन सब का कैलकुलेशन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि अखिलेश यादव ने
एक जो अपना दल कमेरावादी की वजह से कुर्मी वोट बैंक जो थोड़ा बहुत उनके साथ जुड़ा था, वह गंवा दिया। मुसलमान आजम खान की वजह से पहले से ही उनसे नाराज था। अब सलीम शेरवानी भी बाहर बाहर आ गए हैं। और देखिए, ये सारी चीजें माहौल पे डिपेंड करती हैं। उनके बाहर आने से कोई वोट बैंक पे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन चूंकि माहौल इस तरह का बन गया है कि समाजवादी पार्टी केवल मुसलमानों का वोट लेना चाहती है, मुसलमानों को प्रतिनिधित्व तो नहीं देना चाहती, तो उससे एक बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तीसरा, आजम खान तो नाराज हैं ही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वोट जाटों का विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया था, वह उनसे अलग हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से जो कुशवाहा जाति का कुछ वोट विधानसभा में जुड़ गया था, वह अलग हो गया। और साथ ही साथ जो कुछ वोट, चौथाई प्रतिशत, आधा प्रतिशत, जो भी आप मान लें, जुड़ सकता था एथीस्ट का या नवबौद्ध का, स्वामी प्रसाद की वजह से वह अलग हो गया। इस तरह से उन्होंने, मुझे लगता है कि गिरी से गिरी हालत में 5 से 6% मतों का नुकसान कर लिया है। और हाँ, दारा सिंह चौहान, तो दारा सिंह चौहान की वजह से जो नोनिया चौहान है, इधर बुंदेलखंड क्षेत्र में काफी पाए जाते हैं और पूर्वांचल में काफी पाए जाते हैं, उनका भी काफी बड़ा नुकसान होगा। वैसे तो दारा सिंह कोई बड़े नेता नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीति में नाम चलता है, तो उसमें भी एक उनको बड़ा नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव ने अपनी जो स्थिति बना ली है, वह शायद वो फिर से 24-25% वाली आ गई है। अब ये तो विधानसभा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, लोकसभा में स्थिति और खराब होने वाली है, क्योंकि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर 8 से 10% मत अतिरिक्त मिलता है। और यह अतिरिक्त कहीं से बन के नहीं आता है, यह इन्हीं सारे दलों से कट करके भाजपा के पक्ष में जाता है। कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन हो नहीं पा रहा है। कांग्रेस की अपनी अलग अकड़ है, अखिलेश यादव की अपनी अलग अकड़ है। कांग्रेस में खासतौर से राहुल गांधी, दोनों नेताओं में काफी सिमिलैरिटी है। पहली तो ये कि इनको बने बनाए दल मिले हैं, दोनों ने अपने अपने दलों को डुबाया है, दोनों में राजनीतिक अहंकार बहुत ज्यादा है, राजनीतिक भाषा शैली नहीं आती है। तो ये बहुत सारी सिमिलैरिटी है इन दोनों में। तो इन दोनों का गठबंधन हो जाए, यह बड़ी बात है। हो जाए तो निभ जाए, यह उससे बड़ी बात है। अगर हो भी जाता है तो चलना नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी शायद उत्तर प्रदेश में इकलौती पार्टी होगी जो लोकसभा में भाजपा के अलावा, भाजपा या यूं कह लो एनडीए के अलावा, कुछ सीटें जीत सकती है। और उनकी संख्या 2 होगी, 3 होगी, या 5 तक भी हो सकती है, यह कहना अभी मुश्किल है। वैसे तो शायद 5-8 सीटें वो जीत भी सकते थे, लेकिन जो उन्होंने खुद हालात पैदा किए हैं, उसमें शायद मुझे तो लगता है कि 2 से ज़्यादा सीटें उनके लिए जीतना बड़ा कठिन होगा। वो मैनपुरी और कन्नौज, 2 सीटों की उम्मीद है, वो भी कन्नौज उस स्थिति में जबकि अखिलेश यादव वहां से खुद चुनाव लड़े। बदायूं में इस बार क्या होगा देखना होगा, शिवपाल सिंह का प्रभाव काफ़ी है। अगर शिवपाल सिंह बदायूं से चुनाव जीत जाते हैं तो हो सकता है सीटों की संख्या 3 भी हो जाए, बाकी तो उम्मीद बहुत कम है। आज की चर्चा में इतना ही। इस चर्चा को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।